गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक अब चल रहा है वो नियोजन चल रहा है। चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की हमने आपको महत्व, विशेषताएं और इसकी सीमाएं यानी लिमिटेशन, हम तीनों टॉपिक आपको इसके बता चुके हैं। महत्व और इसकी विशेषताएं और इसकी सीमाएं। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नियोजन प्रक्रिया। देखो, नियोजन प्लानिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नियोजन का आशय पहले से ही निर्धारण करना। हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि नियोजन का मतलब क्या होता है, पहले से ही किसी चीज़ के बारे में विचार विमर्श करना या उसके बारे में सोचना। तो ये सब क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, सब क्या है, ये प्लानिंग के ही भाग हैं। यह निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। देखो, तो ये जब इसके हम विशेषता महत्व बता रहे थे तो उसमें क्या आता है, एक हमने बताया था कि प्लानिंग जो है निर्णय लेने में भी महत्व कर मतलब सहायता प्रदान करती है। यदि हम किसी चीज़ की पहले से ही हम कोई प्लानिंग कर लेते हैं तो हमें उसे डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन्होंने बताया कि यह निर्णय लेने की एक प्रक्रिया। हम एक योजना को किस प्रकार तैयार करते हैं। प्राय नियोजन एक क्रिया है जिसका कारण प्रत्येक प्रबंधक को कुछ निश्चित तर्कसंगत कदमों का पालन करना चाहिए। यानी हम योजना को कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या प्रक्रिया करते हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे इसका पहला टॉपिक है उद्देश्यों का निर्धारण। देखो, हर एक फर्म के, हर एक बिजनेस के कुछ उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले हमें उद्देश्यों को निर्धारण करना चाहिए। देखो, इसमें क्या बताया गया, सबसे पहले मुख्य कदम ही उद्देश्यों का निर्धारण है तथा प्रत्येक संगठन के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। उद्देश्यों के निर्धारण संपूर्ण संगठन के प्रत्येक विभाग के लिए अथवा प्रत्येक इकाई के लिए संगठन में ही किया जाना चाहिए। उद्देश्य अथवा लक्ष्य यह बताते हैं कि संगठन का क्या प्राप्त करना चाहता है। भाई, उद्देश्य क्या होता है कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी, तो ये हमारा उद्देश्य हो जाता है, ये हमारा लक्ष्य बन जाता है। पूरे संगठन का एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि बिक्री में 20% की वृद्धि करना चाहते हैं। देखो, ये भी एक उद्देश्य है कि हमारी जो सेल्स चल रही है तो उसमें हमें 20% वृद्धि करनी, वो कैसे करनी है। इसके लिए सभी विभाग किस तरह से सहयोग प्रदान करेंगे, इसे नियोजन कहा जाता है। जो कि तैयार करना होता है, सभी विभागों की इकाइयां तथा कर्मचारियों के उद्देश्य स्पष्टीकरण का होना आवश्यक है, क्योंकि वे सभी विभाग को निर्देश देते हैं। संगठन की विचारधारा में सभी की जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसके साथ प्रबंधकों का उद्देश्य निर्धारण में अनेक विचार व सहयोग भी देना चाहिए। प्रबंधकों की समझ में यह बात भी आनी चाहिए कि उनके द्वारा किया जा रहा क्रियाकलाप लक्ष्य प्राप्ति में किस प्रकार सहायक होगा। यानी प्रबंधक को जो हम काम कर रहे हैं, तो यानी कि जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसका हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारा किस प्रकार प्रबंध में सहायक होगा। यदि अंतिम परिणाम भली भांति स्पष्ट होता है तो लक्ष्य प्राप्ति करने की ओर बढ़ना सरल हो जाता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है विकासशील आधार। विकासशील आधार देखो, नियोजन का संबंध भविष्य से होता है। प्लानिंग क्या की जाती है, भविष्य के लिए की जाती है जो अनिर्धारित है, जिसको कोई निर्धारित नहीं है, तथा प्रत्येक नियोजन का भविष्य कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह इस संकटकालीन अवधारणा का उपयोग में लाते हैं। अतः प्रत्येक प्रबंध को कुछ अवधारणाएं भविष्य के विषय हेतु बना लेनी चाहिए। यही अवधारणा का आधार कहलाती है। देखो, दोबारा से देखो क्या बताया, नियोजन का संबंध भविष्य से होता है जो अनिर्धारित है, जिसका कोई हमें पता नहीं है, हमारे पास कोई निर्धारित नहीं है। प्रत्येक नियोजन का भविष्य में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वह इस संकटकालीन अवधारणा का उपयोग में लाते हैं। प्रत्येक प्रबंधक को कुछ अवधारणाएं भविष्य के विषय हेतु बना लेनी चाहिए। यही अवधारणा का आधार कहलाती है। बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। क्या करा, कार्यवाही की वैकल्पिक विधियां की पहचान करना। जब एक बार उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है, वह मान्यताओं को निश्चित किया जाता है, तो अगला कदम उन पर कार्रवाई करना होता है। तो सही बात है। इसमें देखो, जब एक बार उद्देश्य निर्धारित होगी, वह मान्यताओं को निश्चित किया जाता है, तो अलग अलग कदम क्या, कार्रवाई करना। जब आप अपने उद्देश्य निर्धारित कर लेते हो तो उससे अगला स्टेप जो होता है वो होता है आपको कार्रवाई करना, यानी उसके बारे में कार्य करना।
कार्यवाही करने और लक्ष्य प्राप्ति की अनेक विधियां हो सकती हैं। वो विधियां अलग अलग मेथड हो सकता है कि आपको अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है। सभी विधियां भली भांति जानी पहचानी होनी चाहिए। विधियां वो अपनाओ जिसे तुम भली प्रकार से जानी पहचानी है। जिस भी कार्यविधि को हाथ में लिया जाए वह भी जानी पहचानी व स्पष्ट होनी चाहिए। कभी कभी नए कार्य हेतु अधिक व्यक्तियों को उन कार्यों के विचार में शामिल करते हुए सोचा जा सकता है। यदि परियोजना अत्यधिक महत्वपूर्ण है तो संगठन में शामिल सदस्यों में परिचर्चा करके, यानी यो क्या कह रहा, देखो यदि यो कह रहा कि यदि परियोजना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यदि आपकी परियोजना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो संगठन में शामिल सदस्यों के सभी से चर्चा करके अधिक महत्वपूर्ण विकल्प के विषय के बारे में विचार करना चाहिए। यानी क्या कह रहा है कि यदि कोई तुम्हारा महत्वपूर्ण कार्य है, यदि कोई कार्य विधि है आपकी, तो उसे सभी में चर्चा करके उसके बारे में जब हमें काम करना चाहिए। दूसरा, विकल्पों का मूल्यांकन। जो आपने विकल्प चुने हैं उनको इवैल्यूएशन भी करना चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए कि वे सही हैं या गलत हैं। जैसे इसमें बताया गया, अगला कदम प्रत्येक विकल्प के गुण दोषों के विषय में जानकारी एकत्रित करना है। प्राय एक ही विकल्प के कई रूप हो सकते हैं। देखो किसी भी विकल्प के कई रूप हो सकते हैं जिनकी आपस में तुलना करनी चाहिए। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिस्क ट्रेड ऑफ वित्तीय योजनाओं में उदाहरण हेतु बहुत सामान्य है। अधिक जोखिमपूर्ण विनियोगों से अधिक आय प्राप्त करना सामान्य बात होती है। देखो आपने देखा होगा जो जिसमें अधिक जोखिम होता है उसमें अधिक आय भी होती है। इस प्रकार के प्रस्ताव हेतु आय, ब्याज, कर, आय प्राप्ति अंश व लाभांश इत्यादि गणना के पश्चात ही निर्णय लेना चाहिए। यानी कि हमें ब्याज की, टैक्स की, ईपीएस, आय प्रति अंश, लाभांश की सब कुछ गणना करने के बाद ही हमें उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे प्रस्ताव के लिए निश्चित अथवा अनिश्चितता की दिशा में उचित पूर्वानुमान अलंकारिक संकल्पना बन जाती है। विकल्पों का मूल्यांकन उनकी कार्य व्यवहार्यता व परिणामों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट आपका विकल्पों का चुनाव। देखो मूल्यांकन कर लिया सही है या गलत है, अब उनको चुनाव करना है हमें। यह निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम बिंदु है। सर्वोत्तम योजना को ही स्वीकृति दी जानी चाहिए। यानी जो आपका सबसे अच्छा बेस्ट विकल्प है उसी को हमें स्वीकृति देनी चाहिए तथा उसी को लागू करना चाहिए। निस्संदेह एक सर्वोत्तम योजना ही सर्वाधिक साध्य, लाभकारी व कम से कम विपरीत परिणामों वाली होती है। बहुत सी योजनाएं हमेशा अंगणितीय विश्लेषण के क्षेत्र में नहीं आती। इस प्रकार की अवस्थाओं को प्रबंधक के अनुभव और व्यक्ति निष्ठा पर ही निर्णय सामयिक सहज बोध हो सबसे अधिक साध्य विकल्प का चयन करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। देखो सारी इन्होंने बताया कि सारी योजनाएं जो होती है गणितीय नहीं होती कि गुणा भाग करो और उसे निकालो और ये सही है या गलत है। कुछ योजनाएं ऐसी भी होती हैं जो प्रबंधक के विवेक पर निर्भर करती है कि हाँ भाई यो डिसीजन, और उसके एक्सपीरियंस पे, अनुभव पे या उसकी व्यक्ति निष्ठा पे कि हाँ भाई ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कभी कभी किसी एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने की अपेक्षा में कुछ योजनाओं को